ये क्लियरली हमें दिखता है दैट यू आर द मोस्ट डेकोरेटेड इंटरनेशनल एथलीट। अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं ऐसी कि इतने देशों में इतने सारे अमेजिंग इंटरनेशनल एथलीट्स के बीच में खेल के और जीत के आपने क्या सीखा, एक चीज़ तो क्या होगी? तो जो डेनमार्क में मेरे साथ हुआ वो लाइक मीन्स अपने आप को टॉर्चर करने वाला काम होगा। लाइक आप मसल इज़ लाइक ए चाइल्ड। आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा रोने वाला है, उसको उसके रोने से पहले दूध देना है। रोलिंग हमारे में ऑलराइट गाइज, वेलकम टू ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज। मैं हूं निपुण अग्रवाल और मैं हूं अमन पाजी के साथ अमृतसर में, जिन्होंने अभी रिसेंटली अमन क्लासिक बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस चैंपियनशिप 2022 को कॉन्क्लूड किया है। वन ऑफ द क्लीनेस्ट चैंपियनशिप इन द कंट्री। वो टाइम में जिस टाइम पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाती हैं, लोग कर देते हैं, इतनी क्लीन चैंपियनशिप अमन पाजी ने हमें दी है। प्लीज़ मीट अमनदीप जी। अमनदीप जी, वेलकम। थैंक यू सो मच। राइट, सबसे पहली चीज़ तो ये सक्सेस क्या है? पूरी दुनिया को भी दिखता है पीछे इतने सारे मेडल्स। अमनदीप जी, ये सक्सेस लाइक एक मेरा ड्रीम था। तो जैसे मैं अपनी पर्सनल एक बात बताऊंगा आपको आज। तो मेरे को शुरू से ही चाइल्डहुड से ही किसी ना किसी गेम में जाने का मन था, लेकिन वो मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। जिस स्कूल में मैं स्टडी करता था, जैसे फिर वहाँ से शिफ्ट होकर जलंधर चले गए, जलंधर से फिर शिफ्ट होकर वापस आए। तो ऐसे मैं किसी भी स्कूल में वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली नहीं। तो मेरे अंदर एक स्पोर्ट्समैन बनने की जो चाहत थी शुरू से थी। फिर मैं लाइक +1 में जैसे हुआ तो थोड़ा जिम जाना शुरू किया, थोड़ा लाइक फिर डिसकंटिन्यू कर दिया। +2 में मैंने स्विमिंग ज्वाइन की। तो जैसे कॉलेज में गया एज ए स्विमर, तो वो एक्चुअली वो स्कोप नहीं आ रहा था मेरा उस गेम में। तो फिर मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ तो मैंने ऐसी गेम करनी है जो मैं लाइक जिसमें मैं अपना एक बचपन का जो चाह है उसको मैं कवर करूं, पूरा करूंगा। तो इन बिटवीन मैं जैसे खालसा कॉलेज ज्वाइन किया तो मेरा क्लासमेट था, तो मीन्स मैं उससे इंस्पायर हुआ बहुत ज़्यादा। बॉडी बिल्डर थे, वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर था उस टाइम पे। तो मैं उससे इंस्पायर हुआ। उस टाइम मैं बिल्कुल स्लीक था, बिल्कुल प्लेन स्विमर लाइक। तो मैंने उसको देख के 1 साल पूरी मेहनत की, उससे पूछ के, फिर उसने मुझे सारा कुछ बताया। तो बाद में सेकंड ईयर में मैं वही स्पोर्ट्स की टीम में आ गया कॉलेज की। तो लाइक 1 साल की मेहनत की, अगले साल मैं कॉलेज की टीम में आ गया, लेकिन उस साल मैंने कुछ भी वन नहीं किया। तो जैसे ही लाइक फिर उस साल भी मैंने अपनी जो कंसिस्टेंसी से बना के रखी। तो नेक्स्ट ईयर लाइक BA फाइनल ईयर में मैं इंटर कॉलेज गोल्ड मेडल वन किया। इन बिटवीन मैंने डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप, स्टेट चैम्पियनशिप जीती उस टाइम पे। ये 2005 की बात है। तो फिर 2006 में 5 में मैं ऑल इंडिया इंटर भी खेलने गया आंध्र प्रदेश। उसके बाद 6 में अपने फिर मेरा इंटर कॉलेज में गोल्ड आया। फिर मैं इंटर खेलने विशाखापट्टनम गया। स्टेट लेवल तक तो ठीक था, भी मैं समझ रहा था भी यार मैं compete कर रहा हूँ, मैं वोन कर रहा हूँ। मेरे पास 5 गोल्ड मेडल हैं स्टेट लेवल पे, 2 इंटर कॉलेज के गोल्ड मेडल हैं, बाकी लोकल जितने भी इवेंट्स थे तो खेले मैंने। फिर 2007 में जैसे लगा मेरे को यार ये गेम थोड़ी टफ है नेशनल लेवल पे जाके। एक्चुअल में मेरे को पता नहीं था अभी वो उस लेवल पे जाने के लिए जो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो वो मेरे समय से बाहर था। उस टाइम मैं डरता भी था उस चीज़ से। तो उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं यार मैं उस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैंने उस टाइम गेम क्विट कर दी। अच्छा, हाँ ठीक है। 2007 में लाइक मैंने अपना सप्लीमेंट का बिजनेस शुरू किया। तो मैं सारे एथलीट से गेट टू गेट होना शुरू हो गया। तो गेट टू गेट होते हुए तो मैंने इसको स्टडी करना शुरू कर दिया गेम के ऊपर। एथलीट से पर्सनल एक्सपीरियंस लेने शुरू कर दिए। फिर जब वो मेरे जूनियर सीनियर एथलीट्स आते थे
तो मैं उनसे कुछ ना कुछ पूछता रहता था। आज की डेट में मैं वही करता हूँ। आज के जो यंगस्टर हैं जो रिसेंटली स्टडी करते हैं इसके ऊपर, मैं हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ मैं उनसे, यार अब क्या चल रहा है, वटेवर क्या है, ये है वो है। तो मैं हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो कोई भी है। और ये नहीं है भी मैं सिर्फ बॉडी बिल्डर से कुछ सीखता हूँ, मेरा साइकिलिस्ट फ्रेंड है, मैं उनसे पूछता रहता हूँ परफॉर्मेंस कैसे बढ़ती है, आपकी लेग्स इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। तो वो सारा ओवरऑल कॉम्बिनेशन है। स्विमर से पूछता रहता हूँ, बास्केटबॉल वालों से पूछता रहता हूँ, हर तरह का प्लेयर मेरे पास आता है, कबड्डी के प्लेयर मेरे पास बहुत आते हैं। तो ऐसे सीखते 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 सीखते, और एक इसमें ये भी था भी अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपकी पॉकेट में एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए। अच्छा। तो 2007 में जो मैंने काम शुरू किया था, 2010 में मैं मीन्स अपने काम में सेटल हो चुका था। अच्छा। तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा इनकम थी, एक्स्ट्रा इनकम, स्टेबल सोर्स था। हाँ, स्टेबल सोर्स था। तो मैंने 2010 में जिमिंग शुरू की, ठीक है। और जिमिंग के साथ साथ मेरे अंदर एक और शौक था, लाइक ट्रैवलिंग का। अच्छा। हाँ, इन बिटवीन जैसे मुझे ऑफ़र दिया गया भी सर एक टीम जा रही है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, आप इधर ट्रैवल दो तो आप जा सकते हो बाहर। उस टाइम पे बहुत कम एथलीट्स थे जिनके पास सोर्स होते थे पैसों के, भी वो इतने पैसे खर्च के बाहर जाके कम्पीट कर सकें। तो 2011 की बात है। तो जैसे मैंने ट्रायल दिए तो मींस उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। तो मैं फिर फर्स्ट टाइम यूरोप में खेलने गया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो वहाँ पे भी मैं लाइक एज वन तो नहीं किया, पार्टिसिपेट किया, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं गेम लवर हूँ, अपनी गेम से प्यार करता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने 2011 में ही यूके की IABB अकेडमी है, वहाँ से यूके जाके मैंने पर्सनल ट्रेनर का, न्यूट्रिशन का, जनरल ट्रेनर का, ये 2011 की बात कर रहे हैं। 11-12 की बात, सर्टिफिकेशन की वहाँ पे जाके। इन बिटवीन जब मैं वहाँ पे सर्टिफिकेशन कर रहा था तो वहाँ पे मेरी ही क्लास में 4 IB प्रो भी वो सर्टिफिकेशन कर रहे थे, जिनके पास बैठा हुआ मैं एक बच्चा था, वो 100 प्लस किलो के थे, फीमेल एथलीट भी थे वहाँ पे। तो वो वहाँ जाके मैं उनको मिला तो मेरा लाइक उनसे दोस्ती हुई। तो मीन्स मुझे एक मेरा व्यू चेंज हो गया। तो यार फिर मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने सारी गेम को फिर अलग से समझाया मेरे को। अच्छा। दिस गेम इज़ लाइक क्लासिक गेम, ये एक हार्डवर्क की गेम है, स्लो गेम है, और आपको एक कंसिस्टेंसी में रहना ही पड़ेगा अगर आपने आगे जाना है। और ये मीन्स मैंने सब कुछ उनसे जैसे लर्न किया, फिर मैंने अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो फिर 13 में मैंने कम्पीट किया, फिर वही इंटरनेशनल 14 में किया, 15 में किया, लेकिन वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ गलतियाँ कर रहा था। जैसे क्या? मीन्स जैसे ही मैं खेलता था तो आके अपनी रूटीन को तोड़ देता था। तो वही होता था, जैसे जो कुछ मैंने बिल्डअप किया वो सारा फिर बैकअप हो गया, मैं फिर पीछे चला गया। फिर मैं 2015 में इतना ज़्यादा सीरियस हुआ, मैंने सोचा भी अब मैं अपनी जितनी भी प्रेप है उसको कंटिन्यू मेंटेन करके रखूँगा, अपने एक डाइट साइकिल पे परमानेंट आ जाऊँगा। तो मैं मीन्स सर 2015 से सीरियस हुआ। 16 में जाके लाइक मैं आर्नोल्ड क्लासिक स्पेन खेलने गया। अच्छा। तो जैसे वहाँ पे टॉप 6 को प्लेसेस होती हैं, तो सिर्फ एक पॉइंट से मैं रह गया, मेरी 7th प्लेस आई थी सारा लाइक। तो मेरे को फील हुआ यार मेरे में थोड़ी बहुत कमी थी, मैं टॉप 6 में भी आ जाता तो मेरे लिए और अच्छी बात होती। तो वही हुआ, फिर मैं अगली बार फिर स्पेन गया आर्नोल्ड क्लासिक। तो पहली बार मैं टॉप 6 में आया, टॉप 6 में मेरी 5th प्लेस आई। तो वो मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी, ठीक है। तो उसके बाद वही रूटीन मैंने कंटिन्यू की तो एकदम मैं टॉप 3 में आ गया एमेच्योर ओलंपिया। कौन सा साल है ये 18 की बात है। तो टॉप में आ गया। उस टाइम मैं क्लासिक बॉडी बिल्डिंग और बॉडी बिल्डिंग दोनों इकट्ठे कर रहा था। तो वहाँ से फिर मेरी एक रूटीन बनती गई। फिर उसके बाद मैंने साउथ अफ्रीका में कम्पीट किया, वहाँ पे भी मैं टॉप 3 में था, ब्रॉन्ज मेडल था मेरा आर्नोल्ड क्लासिक। फिर मैंने स्पेन में किया एमेच्योर ओलंपिया, तो वहाँ पे भी मेरे 4 मेडल थे। उसके बाद यूके गया, यूके मुझे 6 कैटेगरीज में कम्पीट करने का मौका मिला। तो 6 में से मैंने 6 मेडल वन किए हैं, जिसमें 1 गोल्ड था, 4 सिल्वर थे और 1 ब्रॉन्ज। फिर लॉकडाउन लग गया तो मैं प्रेप पे अपनी कंटिन्यू था। अब लॉकडाउन में काफ़ी एथलीट्स है जो गेम छोड़ चुके थे, लेकिन मैं
मैंने इस टाइम का भी पूरा फ़ायदा उठाया। मैंने अपनी रूटीन को नहीं तोड़ा, रूटीन को मैंने अपने कंटिन्यू रखा, कंसिस्टेंसी थी, वही चीज़ मेरे को आगे लेके जा रही थी। क्योंकि कई ऐसे एथलीट थे जिनसे जो मेरे को बीट कर रहे थे, तो वही रूटीन मेरी बनती गई। तो वही एथलीट को टाइम आया, मैंने उनको कम्पीट किया। तो मीन्स फिर लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के बाद जैसे मुझे मौका मिला तो भी आर्नोल्ड क्लासिक यूके में हो रहा है, और उसके बाद एमेच्योर ओलंपिया डेनमार्क में हो रहा है। उसके पीछे ही बिग मैन क्लासिक है, वो भी प्रो शो है, प्रो क्वालिफाई शो। तो मैंने एक प्लान किया सारा। तो मीन्स पहले मैं आर्नोल्ड खेलूँगा। आर्नोल्ड खेला, मैंने अपना परफॉर्मेंस किया। जो मेरा ड्रीम था आर्नोल्ड क्लासिक में गोल्ड का, वो भी मेरा यूके में जाके पूरा हुआ। अच्छा। लास्ट ईयर 2021 में। तो वापस आया मैं, तो मैंने अपनी फॉर्म को फिर मेंटेन करके रखा, क्योंकि एक ही महीने बाद एमेच्योर ओलंपिया था। मोस्टली मैं साल में एक ही इवेंट खेलता हूँ, बट इस साल मैंने 2 बार खेला, 3 बार खेला। उसका रीज़न ये था क्योंकि मैं 2020 में नहीं खेल पाया था, तो कवर कर रहे थे। हाँ, मैं उसको भी मैंने कवर कर लिया। मैं कहा नहीं यार, मैं 1 साल की जो रूटीन कम हो चुकी है ना, तो उसको भी मैं इसी प्रेप में कवर करूँगा। तो आर्नोल्ड को यूके कम्पीट करने के बाद मैं घर आया वापस आके, फिर मैंने डेनमार्क का देखा। हाँ। वो डेनमार्क का स्टडी कर रहा था मैं, और डेनमार्क वीज़ा नहीं इशू कर रहा था किसी को भी। तो मैंने स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया, उनको रिक्वेस्ट की मैं यहाँ पे अर्ली आना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को 1 वीक अर्ली वीज़ा दिया, क्योंकि 1 वीक पहले ही डेनमार्क में इवेंट था। तो मैं स्पेन के वीज़े से फिर मैं डेनमार्क गया, बिकॉज शेंगन कंट्री में है वो। करेक्ट। तो हमें कोई भी शेंगन वीज़ा चाहिए, हम एंटर कर सकते हैं। वहाँ से कंप्लीट करके फिर मैं स्पेन में आया। अब डेनमार्क में डेनमार्क खेलने में जितने प्रॉब्लम मैंने फेस की है, वैसे तो हर इवेंट में होता है मेरे साथ, जो डेनमार्क में मेरे साथ हुआ बहुत मीन्स अपने आप को टॉर्चर करने वाला काम हो गया मेरे साथ। अच्छा। मीन्स यहाँ से फ़्लाइट को लेके इतने घंटों हमें इमिग्रेशन क्लियरेंस में खड़े रहना पड़ता है। 4 घंटे मेरे को दिल्ली खड़ा रहना पड़ा। अच्छा। ठीक है। और उसके बाद इसकी फ़्लाइट्स भी बड़ी मुश्किल से 3 फ्लाइट्स लेके मैं डेनमार्क पहुँचा था। अच्छा। तो काफ़ी दिक्कत हुई। वही मेरी बॉडी ब्लोट कर गई, वाटर रिटेन कर लिया। जो वेट लेके मैं जा रहा था यहाँ से बढ़ गया 72, वो 71 kg लेके जाना था मैंने वेट, वही लेके जा रहा था। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा मेरा वेट 74 हो गया। अच्छा। तो उस वेट को कम करने के चक्कर में मेरे को सुबह, दोपहर को, शाम को तीनों टाइम रोड पे भागना पड़ा। इवन वेइंग बंद होने वाली थी, फिर भी उन्होंने मेरे को आधे घंटे का टाइम दिया। और उस टाइम पे कोई भी जिम ओपन नहीं था। मेरे को पूरा रोड पे पूरी ठंड में रन करना पड़ा, साथ में मेरे पार्टनर को भी। अच्छा, आपने उनको भी दौड़ा दिया। तो एक्चुअली उस टाइम पे मैंने कंट्रोल इतना कर रखा था, तो बंदे की इतनी सेंस नहीं काम करती। तो अगर मेरा पार्टनर वहाँ पे ना होता तो शायद मैं मीन्स अपनी कैटेगरी में कम्पीट ना कर पाता। फिर मैंने कम्पीट किया वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग क्लास में और क्लासिक में। तो डेनमार्क में भी मेरा गोल्ड आया और क्लासिक में मुझे सिल्वर मेडल मिला। फिर अगले दिन मैंने थोड़ा रिलैक्स किया। मंडे मैंने थोड़ा अपना सारा वाटर रिकवर किया मैंने बॉडी का। फिर बॉडी का वेट अप हो गया। लेकिन इस बार मैंने प्लान किया अपनी वाइफ के साथ, यार अब मैं बिलो 70 kg नहीं खेल सकता हूँ। तो मैं इस बार जो नेक्स्ट इवेंट है एज ए ट्रायल, मैं उसको मैक्सिमम वेट 4-5 दिन में जितना गेन हो सकता है मैं करके उसी में खेलूँगा। ओके। हाँ, तो वही फिर 4-5 दिन में मैंने कार्ब्स लोड करने शुरू कर दिए। वो पहला इवेंट है जिसमें मैं कार्ब्स लोड करके खेला हूँ पूरा हफ्ता। ओके। तो अमनदीप जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो क्रोनोलॉजिकली आपने हमको पूरा बताया कि किस साल में आपने चालू किया, कैसे जीते। ये क्लियरली हमें दिखता है कि दैट यू आर द मोस्ट डेकोरेटेड इंटरनेशनल एथलीट इन इंडिया प्रेजेंट टुडे। अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं ऐसी कि इतने देशों में इतने सारे अमेजिंग इंटरनेशनल एथलीट्स के बीच में खेल के और जीत के आपने क्या सीखा, एक चीज़, तो वो क्या होगी? मैंने यही सीखा है, ये गेम एक डिसिप्लिन गेम है। ठीक है, इसमें कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है अगर वो एक डिसिप्लिन के साथ इस गेम को करता है। मैं शुरू से अपनी गेम को बड़ा इजी बना के चल रहा हूँ। तो मीन्स एक टाइम लगा, अब ये गेम उतनी ईजी हो चुकी है। मैंने अपनी गेम को सिर्फ 5 मील के ऊपर रखा हुआ है। अच्छा। जिसमें 5 मील हैं और 2 प्रोटीन शेक हैं। ठीक है,
वो इजीली हर कोई कर सकता है। और वही मैं गाइड करता हूँ सभी को कि भाई आपको दिन में 5 मील चाहिए, ब्रेकफास्ट, मिड मील, लंच, इवनिंग मील और डिनर। ब्रेकफास्ट आपका ऐसा होना चाहिए, लंच आपका ऐसा होना चाहिए और आपका डिनर ऐसा होना चाहिए। आप इस चीज़ को समझ के चलो, ठीक है। और एक रूटीन में मसल इज़ लाइक ए चाइल्ड। आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा रोने वाला है, उसको उसके रोने से पहले दूध देना है। सेम लाइक मसल्स, आपके मसल्स को 3 घंटे 4 घंटे के बाद जैसा आपने मील खाया उसको भूख लगेगी, इससे पहले कि मसल डिप्लीशन में चला जाए आप उसको पहले ही फीड करना शुरू कर दो। तो ये एक रूटीन है, ठीक है। और आपका वर्कआउट ट्रेनिंग में मैं कोई चेंजेस नहीं करता हूँ। अच्छा। मैं गेनिंग कटिंग साइकिल थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ। तो सिंपल करता हूँ मैं गेम में। तो यही मैं हर किसी को तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कीप योर रूटीन प्रैक्टिकल। यस। ये ना गेम आपका एक, अगर आपने इस गेम में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपना एक लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा इसको। तो सिंपल सी बात है, मैं रात को 11 बजे सोता हूँ, सुबह 7 बजे उठता हूँ। मैंने 8 घंटे की नींद पूरी की। मेरी फैमिली चाहे 12 बजे सोए, 1 बजे सोए, उनको पता है अमन ने 11 बजे सो जाना है। मेरी फैमिली चाहे सुबह 6 बजे उठे या 8 बजे 9 बजे, मैंने 7 बजे उठ जाना है। अपना सारा कुछ करके पहला मील 7:30 पौने 8 बजे तक डन करके, ठीक है। तो मैंने 9 साढ़े 9 जिम चले जाना है, 2 घंटे की ट्रेनिंग करनी है। वहाँ से रेडी होके 12 बजे तक मैंने अपने ऑफिस में आना है, ठीक है। ट्रेनिंग वो अपना आफ्टर वर्कआउट आई टेक माई प्रोटीन शेक 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर मैं नेक्स्ट मील लेता हूँ। तो 3 मील मैं घर से कैरी करके लाता हूँ, ठीक है। वो मैं टाइम टू टाइम 3-3 घंटे के बाद लेता हूँ और रात का मील फिर मैं घर जाके लेता हूँ। ओके। तो ये बात हो गई कंसिस्टेंसी की। हाँ। अभी बहुत सारे लोग एस्पायर करते हैं कि वो बाहर जाएं। ऑब्वियसली बाहर जाना, आपने थोड़ी देर पहले कहा, अपने आप में एक बहुत मुश्किल भरा काम है, इसके लिए पैसा भी चाहिए बहुत। तो क्या आप फाइनेंशियली ऐसा कह सकते हैं कि बहुत स्टेबल है, कितना ही पैसा खर्च कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी ट्रैवलिंग मेरा पैशन है। ट्रैवलिंग और बॉडी बिल्डिंग का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है। और हर साल मेरा एक बजट रहता है अपनी गेम के लिए, अपने ट्रैवलिंग के लिए। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मेरे पास इतने इनकम सोर्स हैं और मैं घर से वेल सेटल हूँ, ठीक है। इवन मेरे पेरेंट्स में मेरी पूरी सपोर्ट करते हैं। मेरे फादर समझ लो भी मेरे हर इवेंट में मेरी हेल्प करते हैं। जो मैं इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूँ, सबसे पहले मेरे फादर ही मुझे हेल्प करते हैं, भी तू करवा इवेंट, कोई बात नहीं, जब तेरे को कुछ भी चाहिए तो मेरे को बता देना। तो ऐसे अभी मैं अभी अगर मैं एज ए स्पोर्ट्समैन बाहर जाता हूँ तो मुझे वीज़ा नहीं मिलता है। ये भी बात है, फैक्ट है इस चीज़ का। तो आप टूरिस्ट वीज़ा लेके हाँ, मुझे हर बार टूरिस्ट वीज़ा ही लेना पड़ता है। अपनी बिजनेस की प्रोफाइल लगाता हूँ मैं, तो उस बिहाफ पे ही वो मेरे को वीज़ा देते हैं। रीज़न चाहे मेरा खेलना रहता है, लेकिन वीज़ा मुझे टूरिस्ट ही लेना पड़ता है। हाँ। ओके। तो याद कीजिए कोई ऐसा मोमेंट जब आप खेलने गए हों और आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया हो स्टेज पे। जैसे जो सबसे ज़्यादा जो लास्ट मेरा इवेंट था, जो मैं एज ए एक्सपेरिमेंट खेल रहा था स्पेन में, बिग मैन क्लासिक, जिसमें मेरे कैटेगरी में जो सबसे टफ कैटेगरी थी उसमें मोस्टली एशियन ही थे। अच्छा। फ्रॉम ईरान, इराक, अच्छा, कतर। जब मैं उनके बीच compete कर रहा था ना, तो मैंने हर एथलीट को पता था उसकी कंडीशन क्या है। तो मेरी कंडीशन अपने आप में मेरे को फीलिंग दे रही थी, यार मैं अपनी बेस्ट कंडीशन लेके आया हूँ यहाँ पे। और इस बार मेरा वेट भी, जो मैं 70 में खेल रहा था, मैं 75 करके आया हूँ, अच्छी लोडिंग करके आया हूँ। तो मैंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो जो 6 कैटेगरीज कम्पीट किए ना, इवन कम्पीट करने के बाद, 1 करने के बाद भी मेरे अंदर इतनी एनर्जी थी। तो लास्ट में मैंने अपनी वाइफ को बोला, मेरे 2-4 वीडियो बना, अच्छा, पोजिंग के। तो वो वीडियो के पोजिंग सारे मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मैं मीन्स एंड तक इतना एनर्जेटिक था उस टाइम पे, और पूरा मैंने एंजॉय किया। और मैंने जजिस को फोर्स किया, मेरी तरफ देखो, मेरी कंडीशन की ओर देखो। मैं जजिंग अपने पोजिंग इतने जोश के साथ कर रहा था, वो मेरे को सारा फल ज़्यादा अभी भी इतना नहीं, पहले मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन इस बार मैं पूरा कॉन्शियस हो गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोड थे ना बॉडी में। नहीं बिल्कुल। और ये सारे वीडियोस हम आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर ही रहे हैं, आप देखते रहिए कि
ये जो पल, जिन पलों की अमनदीप जी बात कर रहे हैं, वो पल देखने में कैसे थे? सो आई एम ब्रिंगिंग ऑल ऑफ दिस टू यू, थैंक्स टू अमनदीप जी जिन्होंने अपनी पूरी जर्नी को वीडियोस में डॉक्यूमेंट भी किया है। अमनदीप जी, आपकी सक्सेस के पीछे आप सबसे बड़ा क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? सर देखिए, फाइनेंशियल सोर्सेस अलग चीज़ है। सबसे बड़ा जो योगदान है इसमें वो मेरे पार्टनर का है। अच्छा, हाँ, आपकी वाइफ का है? हाँ, मनप्रीत संधू। तो जब वो मेरे लाइफ में आए तो उनका नेचर कुछ अलग तरीके का है। वो अपनी चॉइस नहीं बताते किसी को, वो तो मीन्स बाद में समझ आई मेरे को सारा कुछ। उन्होंने सबसे पहले मेरी ही चॉइस को पूछा भी आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैंने जैसे शेयर किया अपने पार्टनर से, यार मेरा ना एक ड्रीम है, लाइक आई वांट टू विन ए लाइक 1 मेडल इन ओलंपिया। तो मैं अपने नाम के पीछे ओलंपियन लिखवाना चाहता हूँ। तो लाइक 2016 की बात है ये। तो मींस फिर हमने जिमिंग इकट्ठे करनी शुरू की। तो सारी गेम को उन्होंने समझा, डाइट को समझा। तो कभी भी जिम नहीं मिस करने दिया उन्होंने, और कभी भी डाइट को आगे पीछे नहीं होने दिया। सारे काम एक तरफ है, ठीक है, बच्चे की केयर करनी वो भी एक तरफ है। जो मेरी डाइट है उन्होंने सबसे आगे रखा उस चीज़ को। तो वही रीज़न है सर, अब मेरे को डाइट बनी मिल जाएगी ना एक बॉडी बिल्डर को, उसके लिए सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। मोस्टली डाइट अरेंज करने के चक्कर में ही सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ की टेंशन थी सारी, वो लाइक मेरे पार्टनर ने ले ली। तो कुछ भी रहता था, कुछ भी, मुझसे ज़्यादा विटामिन की नॉलेज उनको है। तो सारे विटामिन ये वो सब कुछ मेरा उन्होंने पहले ही रेडी करके रखा होता था किचन में। तो मुझे सब कुछ बनाया मिलना शुरू हो गया। तो वही एक टर्निंग पॉइंट है मेरे लाइफ में। तो वो मीन्स मुझे पुश मिल रहा था पूरा मेरे पार्टनर से। तो ये सारे जितने भी मेडल्स हैं, द पर्सन बिहाइंड इज़ माई लव। ओके, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो क्या जब आप ऐसे इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं वो भी साथ जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी इवेंट मैंने वॉन किए हैं। तो वैसे तो मैं 4-5 साल से कम्पीट कर रहा था, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, 2011 से कम्पीट कर रहा था हर साल। लेकिन मैं जैसे पहले पार्टिसिपेंट था, फिर टॉप 10 में आया, टॉप 7, 8, 6 जैसे 5 तक पहुंचा। लेकिन जैसे मेरा पार्टनर आया, जैसे मेरी सारी रूटीन एक सेटल होगी, जैसे मैं भी सीरियस हो गया, कंसिस्टेंसी में चला गया, बिल्कुल ट्रेनिंग डाइट अपने रूटीन में। ये उनकी वजह से? हाँ, उनकी वजह से। और मीन्स डाइट, ट्रेनिंग और आपका जो नींद, स्लीपिंग, वो स्लीपिंग का सबसे बड़ा मीन्स रोल है हमारी बॉडी बिल्डिंग में। अगर आपको आम बंदे को तो 6 घंटे की नींद चाहिए, एक एथलीट को 8 से 10 घंटे की नींद चाहिए। तो मैं कम से कम अपनी 8 घंटे की नींद लेके चलता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कभी इरिटेट नहीं होता? इरिटेट इन द सेंस होते हैं जब वो मेरे को ऑफर करते हैं मीठा खा। अच्छा। तो मेरे एक्चुअल में मुंह पे ये सीधी बात है ना, सॉरी। हाँ। मैं मीठा खाता ही नहीं हूँ। ये बड़ी दिक्कत है, कई बार लड़ाई भी हो चुकी है चक्कर में। अच्छा, ओके ओके। सो अमन क्लासिक जो आपका फ्लैगशिप इवेंट है, आप शायद वो काफ़ी सालों से इवेंट्स तो करा रहे हैं, लेकिन अमन क्लासिक का 3rd एडिशन था। और हमने देखा कि कितना ब्यूटीफुली आपने इसको ऑर्गेनाइज किया था, कैसे आपने अलग अलग तरीके के लोगों को जोड़ा हुआ है साथ में। एंड येट आप यू कम अक्रॉस एज अ वेरी सिंपल, हम्बल, कम बोलने वाला, सॉफ्टली बोलने वाला पर्सन। कोई देख के सोचता होगा कि यार इस बंदे तो ये धमाकेदार सा बंदा है, इसे थोड़ा सोच समझ के बात करनी पड़ेगी। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ सोचा हो कि ये अमनदीप जी हैं, या फिर ये तो बड़े सख्त लग रहे हैं, ऐसा कुछ आपके एक्चुअल पर्सोना के विपरीत? एक्चुअल में जैसे कई बार हुआ है, कई जो जैसे मेरे फैंस मेरे को मिलते हैं ना, वो बड़े झिझक के मेरे को मिलते हैं, हाथ भी मिलाना चाहते हैं, लेकिन वो डर के मेरे पास नहीं आते। इवन जब मैं देखता हूँ ना ऐसे किसी भी अपने फैंस को, तो मैं खुद ही उनके पास चला जाता हूँ, उनके साथ हैंडशेक करता हूँ, हग करता हूँ। तो उनके माइंड से वो कंसेप्ट ही दूर हो जाता है, यार हमने सोचा कुछ और था, ये बंदा तो लाइक इसके पास इतने मेडल्स हैं, ये शायद हमें बुलाएगा भी नहीं, हमारी तरफ देखेगा भी नहीं। सर ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरा एक पैशन है, ठीक है। और जिस बंदे को शौक़ होता है उसके लिए वो बंदा कभी भी ईगो में नहीं जा सकता।
बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और अमन क्लासिक को करवाने का रीज़न, जब मेरा इंटरनेशनल कम्पीट करने का रीज़न, उसके पीछे भी एक रीज़न है। मीन्स आज से लाइक 5-6 साल पहले की बात है, जैसे मैं कम्पीट कर रहा था इंडिया में, तो यहाँ पे इतनी फेडरेशंस हैं, इतनी कन्फ्यूज़न है। ठीक है, आपको बोलेंगे भी आज इवेंट है, आप आ जाओ, आप 10 से 12 बजे तक आपकी वेइंग है, 12 बजे इवेंट स्टार्ट होगा, आप 5-6 बजे तक फ्री हो जाओगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे 12 बजे लिखा होता है, वहाँ पे वेइंग होती है 5 बजे तक। ठीक है, और इवेंट होता है रात के 12-1-2 बजे तक, जब किसी ने घर वापस जाना होता है, कोई किसी से लिफ्ट मांग रहा है, कोई किसी से लिफ्ट मांग रहा है। और कई बार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ इतनी जजिंग में अनफेयर डिसीजन दिए गए मुझे, तो मीन्स मैंने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया, लेकिन मैंने सोचा यार मीन्स मैं अपने वे को ही चेंज कर देता हूँ। तो मैंने स्टडी किया भी अच्छे अच्छे इवेंट कहाँ होते हैं, यूरोप में, यूएसए साइड में, यूके में। तो जैसे कि मुझे यूरोप जाना वैसे अच्छा लगता है, तो मैंने फिर यूरोप के ही इवेंट चूज़ किए, बिकॉज वो मिड में है। लाइक यूएसए जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है, तो फिर यूरोप साइड के मैंने इवेंट चूज़ किए। वहाँ पे एक तो आप 8 घंटे की फ़्लाइट से पहुँच जाते हो, और वो आप एक दिन की रेस्ट से वो अपने आप को कवर कर लेते हो, नहीं तो टाइटनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर आप लंबा ट्रैवल करते हो। तो फ़्लाइट के सोर्सेज भी डायरेक्ट मिल जाते हैं। तो वही फिर यहाँ से जो मुझे फ़ील हुआ भी यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, एथलीट को उनका राइट्स नहीं मिलता। इवन जजिंग में जब अनफेयर हो जाता है तो एक बंदा अंदर से टूट जाता है, लेकिन मैंने अपने आप को टूटने नहीं दिया, तो मैंने अपना वे ही चेंज कर दिया। तो वही जो मीन्स मैंने इंटरनेशनली खेलना शुरू कर दिया। हाँ। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो चीज़ें आपने वहाँ से इंटरनेशनली खेल के सीखी, आप उन सबको इंडिया में ले आए अमन क्लासिक के नाम पे। यस, मैंने जितने भी इवेंट खेले हैं आज तक, मैं उनकी सभी की मैनेजमेंट ही देखता हूँ जाके, वो कैसे मैनेज कर लेते हैं इतना सारा कुछ, और इतने टाइम के पक्के हैं। और हमें 9 बजे का टाइम मिलता है फर्स्ट कैटेगरी को, जजेस आते हैं 8:50 पे सीट पे बैठते हैं, अपने पेपर्स इकट्ठे करते हैं, ऑलराइट कम ऑन द स्टेज। तो ये वाला जो एडिशन था अमन क्लासिक का, हमें पता है ये भी लेट स्टार्ट हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं कि यू नो वी ऑल शुड बी ऑनेस्ट, राइट, तो अगर 1-2 कमियां हमारी इस बार रह गई थी, आपने देखी समझी होंगी ऑनेस्टली, और आप अगली बार उनको कवर करना चाहेंगे, तो वो कमियां क्या हैं? देखिए, इस बार हमारे इवेंट अगर 1 से 1.5 घंटे लेट हुआ है ना, उसका रीज़न भी कुछ एथलीट्स ही हैं जिन्होंने हमें स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, सर हम किसी वजह से इवेंट से एक दिन पहले नहीं आ सकते हैं लास्ट डे रजिस्ट्रेशन के लिए। जो लास्ट डे की वो लाइक 40 to 50 रजिस्ट्रेशन थी, उसके कारण वो इवेंट थोड़ा सा लेट। बट 14-15 रजिस्ट्रेशन से 1-1.5 घंटा लेट थोड़ी होना चाहिए। नहीं सर, ज़्यादा थी रजिस्ट्रेशन, ज़्यादा थी। अच्छा, तो उनसे लेट कैसे होता है? लेकिन उनसे सर लेट हो, देखो ना, अभी कुछ ना कुछ मैनेजमेंट भी इसमें रहती है, तो फिर भी जैसे वो लिस्ट वगैरह बनाना है, वो लिस्ट सारा कुछ, क्योंकि वही एक्चुअल में सारा कुछ रेडी था हमारे पास। जो ऑन द स्पॉट जो डिसीजन हुई वो रफली हुई थी, उनको फिर सारा हमने पूरी लिस्ट में फिर से प्रिंट आउट निकालना, वो सारा एक प्रोसेस रहता है, इसलिए लेट हो गया। ओके, जजिंग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आर यू सेटिस्फाइड? यस, आई एम ऑलवेज सेटिस्फाइड विद माय जजिंग पैनल। तो देखिए, जजिंग पैनल जो हमारा जजिंग पैनल है वो सारे स्पोर्ट्समैनों का जजिंग पैनल है, और हम सभी इस दौर से निकले हुए हैं। जो मेरी स्टोरी होगी वही सभी की होगी, तो इसीलिए हमने ये जजिंग पैनल जो मैंने चूज़ किया है, मैंने वो सभी एथलीट्स के लिए ही चूज़ किया है, ताकि उनको कुछ भी अनफेयर फेस ना करना पड़े। तो इसमें भी देखो ना, 5 जज बैठते हैं एक टाइम पे, 5 के अलग अलग डिसीजन हो सकते हैं। जो 5 में से 3 का फेवर होगा, हम उसको ही आगे लेके आएंगे। तो कई बार किसी जज की निगाह में कोई एथलीट अच्छा होता है, तो किसी की निगाह में कोई एथलीट अच्छा होता है, लेकिन जो जजेस के रूल्स एंड रेगुलेशन है हमने जो बनाए हुए हैं, तो एथलीट्स को भी ये पता होना चाहिए, आप अगर किसी जज की निगाह में अच्छे हो तो दूसरे जज की निगाह में कोई और भी अच्छा हो सकता है। तो हमने 5 जजेस के डिसीजन में से आउट ऑफ 3 को लिया है, जिसके फेवर में 3 जज होंगे, हम उसको उसके अकॉर्डिंगली प्लेस देंगे। ओके। आपके कुछ बड़े प्लान्स और भी हैं अमन क्लासिक के लिए? अमन क्लासिक में मैं चाहता हूँ भी मैं कुछ और गेम्स को भी इसमें ऐड करूँ। तो काफ़ी सजेशंस भी आए हैं मुझे, तो जो भी अच्छी गेम रहेगी अकॉर्डिंगली टाइम के वो इसमें एडजस्ट हो सकती है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको साथ में
ऐड करने के लिए मैं अमन क्लासिक को एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल, स्पोर्ट्स इवेंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जिसमें काफ़ी सारे गेमें आ जाएँ। अच्छा, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं दैट वो एक दो चीज़ें क्या हैं जो आप अपने एक्सपीरियंस से अपकमिंग बॉडी बिल्डर्स को बोलना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं, अदर देन मतलब कंसिस्टेंसी, डाइट पे फोकस करो वगैरह तो सब बताते हैं, बट आपने दुनिया देखी है बॉडी बिल्डिंग की, और देखी नहीं जीती है, जो हमें यहाँ पे दिख रही है। कुछ मेडल्स आपने बराबर में भी रखे हैं, और आपने अमन क्लासिक में भी उसी हाई क्वालिटी के इंटरनेशनल लेवल के मेडल्स करवाए हैं, पीछे भी दिख रहे हैं हमको। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप बोलना चाहेंगे उन मिसगाइडेड या फिर न्यू जनरेशन बॉडी बिल्डर्स को? काफ़ी मेरे को सुनने में आता है, लाइक इवन मेरा सप्लीमेंट का काम है, तो काफ़ी ऐसे क्लाइंट मेरे पास आते हैं, बॉडी बिल्डर्स आते हैं जो बोलते हैं सर हमने लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं अपने ऊपर भी, हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिला, मीन्स हमने ये सप्लीमेंट खा लिया, ये सप्लीमेंट खा लिया, इतने पैसों के हम सप्लीमेंट के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। तो मैं हर बार यही समझाता हूँ उनको, सप्लीमेंट इज़ नॉट अ प्राइमरी थिंग इन द गेम तो सिर्फ आपकी डाइट के साथ, आपकी ट्रेनिंग के साथ, आपके डिसिप्लिन लाइफ के साथ रिलेटेड है, ठीक है। सप्लीमेंट सिर्फ एक आपका असेंशियल पार्ट है, जैसे इसका 20% हम रोल ले सकते हैं, 20 या 30%। भी कुछ चीज़ें जो हमें डाइट से नहीं मिलती हैं वो आपको सप्लीमेंट से मिल जाती हैं। अब रही बात, आप इतना खर्चा किस चीज़ के ऊपर कर रहे हो, बिकॉज आपको नॉलेज नहीं है। अच्छा, हाँ, सेल्फ एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी बिल्डिंग इज़ अ ओल्ड स्कूल गेम, इसमें नया कुछ नहीं है। आप इतना कुछ यूट्यूब पे आ रहा है, इतनी तरह की ट्रेनिंग्स आ चुकी हैं, लेकिन आज भी आप किसी भी ओलंपियन एथलीट को देख लो, कोई भी वैसी वो फंक्शनल ट्रेनिंग नहीं डालेगा, वो बेसिक ट्रेनिंग कर रहा होगा। तो इससे समझने की बात है ना, आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। ये गेम है डंबल और रोड से वेट ट्रेनिंग करने की। आपको मीन्स जैसी नई नई ट्रेनिंग के बारे में दिखाया जा रहा है वो कुछ नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा। तो मीन्स जब तक आप इस गेम में अपने आप को सेल्फ एजुकेट नहीं करोगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। मैंने 2011 में जब यूके में जाके पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स किया था, जनरल ट्रेनिंग का कोर्स किया था, न्यूट्रिशन का कोर्स किया था, और जो वहाँ पे मेरे क्लासमेट थे जो IFB प्रो थे, मैंने उनके साथ ट्रेनिंग की, तो वो सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग करते हैं और अपने साथ 3 से 4 मील कैरी करके रखते हैं भी। जैसे कि वही बात, आपका मसल लाइक चाइल्ड, तो मींस मसल को और बच्चे को रोने से पहले फीड करना है हमने, ताकि वो लाइक उसको उसका न्यूट्रिशन मिलता रहे, वो अपने स्टेबल पोजीशन में रहे। जब बॉडी को पहले तो स्टेबल करना पड़ता है मसल को, फिर उसको कुछ एक्स्ट्रा डाइट मिलेगी, फिर वो उसको ग्रोथ फैक्टर में ले जाएगी। तो ये ऐसे इंचेस के हिसाब से आपका मसल ग्रो करता है। बिल्कुल। तो ये एक टाइम प्रोसेस है, इस चीज़ को समझने की लोड़ है। हाँ, दिस इज़ बेसिक और सिंपल सी बात है। मैं 4 बेसिक बताऊंगा बॉडी बिल्डिंग के, फिटनेस के, जिसमें सबसे पहले है आपकी नींद। अगर आपके पास अच्छी नींद है, यू कैन डू बॉडी बिल्डिंग। मसल हमेशा आपकी जब अच्छी स्लीप होती है तब ग्रो करता है। दूसरे नंबर पे है वाटर। आपकी बॉडी में वाटर यहाँ तक होना चाहिए, हमेशा आपकी बॉडी फुल होनी चाहिए। वो हाउ मेनी लीटर्स अ डे? मीन्स 4 से 5 लीटर। अच्छा, ठीक है। और जैसे कि आप बार बार यूरिन पास करते हो तो आपकी बॉडी रिफ्रेश होती है। आपको बैक टू बैक पानी पीना है, ठीक है। फूड से गैप रखना है, फूड के आधा पौना घंटा पहले और आधा पौना घंटे बाद में पानी पीना है, लेकिन पानी पीते रहना चाहिए। जितना भी आप यूरिन पास करोगे उसके थ्रू आप टॉक्सिन पास करोगे और आपकी बॉडी रिफ्रेश रहेगी। तीसरे नंबर पे आपकी आएगी डाइट। जैसे आपको जैसा आपका टारगेट, आपका फिटनेस है या गेनिंग है या आप कटिंग साइकिल पे हो, तो आपको कैसा डाइट चाहिए वो आपको एक रेशियो पता होना चाहिए, ठीक है। 4th नंबर पे आएगी आपकी डाइट के साथ, जैसे प्रोटीन, कार्ब्स तो फैट्स का सभी को पता है, साथ में असेंशियल अमीनो एसिड ज़रूरी हैं और मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स, माइक्रो एंड मैक्रो डाइट का कम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो बंदे अपने मल्टीविटामिन्स और अपने मिनरल स्किप करते हैं उनको उनकी डाइट प्रॉपर रिजल्ट नहीं देती। ये आपका थर्ड पार्ट। और जो 4th पार्ट है वो आपका ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में आप चाहे वो गलती भी करते हो, आप गलत ट्रेन भी कर रहे हो, अगर आप पहले 3 चीज़ें फॉलो कर रहे हो आप फिर भी उस चीज़ का रिजल्ट ले लोगे। बाकी अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग करते हो तो आपको मीन्स एक प्रोफेशनल रिजल्ट मिलेगा। दैट्स अमेजिंग। मतलब अदरवाइज हम ये यूजुअली थोड़ा उल्टा सुनते हैं। यस बट ये कि
आपसे हमें समझ आ रहा है दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। सोचने वाली बात है, नींद, पानी, डाइट एंड एट द लास्ट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का 20% रोल है, सबसे ज़्यादा रोल है आपकी नींद का, फिर आपके पानी का आएगा। आपको इन चारों चीज़ों का बैलेंस बनाना पड़ेगा। 2 घंटे की ट्रेनिंग प्रोफेशनल बंदे के लिए सफिशेंट है, 1 घंटे की ट्रेनिंग एक नॉर्मल बंदे के लिए सफिशेंट है। सिर्फ आपकी डाइट है, हमारी बॉडी हिमसेल्फ एक मशीन है, उसमें आप जैसी डाइट डालोगे वो आपको वैसा रिजल्ट देती जाएगी। ऑलराइट, सो मेनी ब्यूटीफुल थॉट्स, इतनी सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए मिली। ऑलराइट, तो अमनदीप जी एक और बात बताइए मेरे को कि आपके पास इतने मेडल्स हैं, आपकी इतनी अचीवमेंट है, आप एक इतना अच्छा इवेंट भी कराते हैं विच इज़ प्रॉबली नॉर्थ इंडियाज़ बिगेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल प्राइवेट इवेंट, लेकिन सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस नहीं है, मतलब बहुत कम है। मतलब ये इसके पीछे रीज़न क्या है? आपको टाइम नहीं मिलता, आपको मज़ा नहीं आता, ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्या है रीज़न? देखिए, सोशल मीडिया का तो जैसे शुरू से ही मेरे अकाउंट्स तो शुरू से थे, लेकिन एक्टिव ना होने का रीज़न मेरे को जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, तो एक बॉडी बिल्डर का माइंड एक पीसफुल सिचुएशन में रहना चाहिए, ठीक है। सोशल मीडिया एक एडिक्शन है। अगर आप एक पोस्ट डालते हो, उसके ऊपर आपको 1 से लेके पता नहीं कितने लाइक्स आएंगे। जब आप आपको उस लाइक्स की क्यूरियोसिटी हो जाएगी, तो आप अपना माइंड हर वक्त डिवर्ट करके रखोगे। एक पोस्ट डालोगे, उसको बार बार चेक करोगे, यार किसने चेक किया, किसने कमेंट किया, किसने ये क्या किया, कितने लाइक्स आए, पिछली बार से कितने अच्छे कमेंट आए, कितने बुरे कमेंट आए। फिर वो एक फोबिया सा क्रिएट हो जाता है, तो आपका माइंड इसी चक्कर में सारा दिन डिस्टर्ब रहता है। तो इसीलिए मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर रहता हूँ। मैं देखता हूँ मेरे पास 27 मेडल हैं, आई एम इंडिया मोस्ट मेडल होल्डर, तो इसमें मैं इस चीज़ से पीछे हूँ, वो भी एक रीज़न है सर। ठीक है, अपने माइंड को आप कैसे पीसफुल रखते हो। मैं अपनी रूटीन में रहता हूँ, मैंने काम भी करना है, वो काम करूँगा तो मेरे पास इनकम आएगी तो मैं अपनी गेम कर पाऊँगा, ठीक है, मैं अपनी ट्रैवलिंग कर पाऊँगा। वो सारा रीज़न अभी मैं मीन्स अपने आप को अपने ही शेड्यूल में बिजी रखता हूँ। और सारा दिन लाइक अगर मैं सप्लीमेंट का काम करता हूँ, मैं उसके ऊपर बोलता हूँ, डाइट के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर बोलता हूँ, तो वो मेरे अंदर ही एक पॉजिटिविटी आती रहती है उस चीज़ के रिगार्डिंग। तो सोशल मीडिया जस्ट लाइक करो यूज़ आप, आज की डेट में सोशल मीडिया ज़रूरी है, लेकिन माइंड का पीसफुल रहना सबसे ज़रूरी है बॉडी बिल्डिंग में, किसी भी गेम में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ये मेरी एडवाइस है सभी को। तो आगे आपकी मर्जी है। दैट्स फेयर इनफ। मतलब सबको दिख ही रहा है कि कितना एडिक्टिव है सोशल मीडिया, और ये बार बार लाइक्स आ गया है, अरे इस पे तो इतने लाइक्स आ गए, इस पे कम क्यों आए। जवाब तो किसी का मिलना नहीं है कि क्यों कम और ज़्यादा है, बट हाँ, इट डेफिनेटली टेक्स अवे अ लॉट ऑफ टाइम इन अटेंशन। इवन अभी संडे मेरा इवेंट हुआ है, तो 2 दिन से मेरे को अपना इंस्टा देखने का टाइम नहीं मिला है। वैसे टाइम टू हायर समबडी टू मैनेज योर इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर श्योर, बट ये एक अच्छा पॉइंट था दैट इट इज़ एन एडिक्शन एंड डाइवर्ट करेगा एथलीट को उसके गोल से। ओके, ऑलराइट गाइस, सो रिमेंबर, अब जब हमें पता है अमनदीप जी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे फोकस नहीं करते, लेट्स गो एंड फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो प्लीज़ रिमेंबर टू क्लिक ऑन दैट एंड फॉलो अमनदीप जी। एंड रिमेंबर टू फॉलो ऑल आर वीडियोज़ ऑन आर इंस्टाग्राम अकाउंट अबाउट अमन क्लासिक। हमने बहुत सारे छोटे छोटे व्लॉग्स बनाए थे एथलीट्स के साथ, जो हम अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ रिमेंबर टू कीप चेकिंग दम आउट। वो अमन क्लासिक के ही हैं जो संडे को हुआ था अमृतसर में। थैंक यू सो मच अमनदीप जी, आपका इतना प्यारा स्टोर है, इतने सारे मेडल्स हैं, इतना इम्प्रेसिव है सब कुछ। लेट्स कंक्लूड द वीडियो विद अ मेडल जो आपने बराबर में रखा हुआ है, और प्लीज़ लोगों को अमन क्लासिक का भी मेडल ज़रूर दिखाई जो आपने ओलंपिया के मेडल से मिलता जुलता बनवाया था। जैसे कि ये मेडल मैंने वॉन किया था एमेच्योर ओलंपिया डेनमार्क में, तो मेरा लाइक ड्रीम था, अभी मैं इससे मिलता जुलता मेडल ही बनाऊंगा एमेच्योर अपने ओलंपिया से मिलता जुलता अमन क्लासिक के विनर्स के लिए, ठीक है। और मैंने यही सोचा था भी जो मेरे इवेंट में पार्टिसिपेंट भी करेंगे, मैं उनके लिए भी उनसे मिलता जुलता सारे पार्टिसिपेंट्स को हमने मेडल दिया है। तो ये मेडल हमने अपने इवेंट में आने वाले हर पार्टिसिपेंट को दिया है। तो ये हमारे टॉप 5 विनर्स का मेडल है। तो ये लाइक पीछे कुछ मैसेज भी लिखवाया आपने? तो इसके पीछे एक मेरा मैसेज है, तो मैं सारे विनर्स को बोलूँगा आप इस मैसेज को जरूर पढ़ना और इसको शेयर भी करना। एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय एथलीट फॉर द एथलीट्स।
Absolutely, such beautiful medals. Alright guys, enjoy, continue watching our stories. ऐसे ही इंडिया के सबसे इंस्पायरिंग लोगों को हम आपके सामने लाते रहेंगे. मौका हमें मिलता है उनसे सीखने का, तो आपको भी मिलना चाहिए. So keep learning, stay inspired. This is all about fitness.